मेरी वफात के बाद नाजरीन, ये मौसम सरमा की एक इंतहाई ठिठुरती हुई शाम थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी बीवी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने मेरी नजरसानी की और फिर उन्होंने दवाइयां तब्दील की, मगर खिलाफ मामूल मैं खामोश ही रहा। यूं होते होते दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। दो बेटे जो बैरून मुल्क थे, उनको परेशान करने की कोई वजह नहीं बनती थी। जो बेटा पाकिस्तान में था वो भी एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क मौजूद था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फोन न करने दिया। उसका मियाँ बेहद मसरूफ है और बच्चों की वजह से उसका खुद भी आना मुश्किल है। सिर्फ मैं और मेरी बीवी ही घर पर थे और साथ में एक मुलाजिम था जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रुकुम की तफसील बताने लगा जो कि मैंने वसूल करनी थी और दूसरों को अदा करनी थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, जरा सा कुछ भी हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतजाज में पहला वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगे। मेरी बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में चली गई, मगर उसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और दफतन देखते ही देखते मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुंचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सख्त तारी हो गया और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की पहली फ्लाइट से पहुंच गए। तीनों बेटे बैरून मुल्क में थे और जल्द से जल्द भी आ जाते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननिहाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिले रखी गई थी, मट्टी उनसे गुजरकर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो कि आर्थराइटिस के शिकार था, मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई, शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत खत्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं, तो वहाँ दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो, फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत जानी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की तरफ चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। वो घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बूढ़े लग रहे थे कि इंतहा न थी। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ही ताजा मॉडल की खरीदी थी। मुझे जोर का धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ थी, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया, लेकिन ये क्या, किताबें थी न अलमारियाँ, सब कुछ गायब था। राइटिंग टेबल और उसके साथ महंगी कुर्सी, सोफा, आला मरकजी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थी और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थी, बेशुमार फोटो एल्बम्स, कुछ भी तो वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे फारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आई। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादी का नादिर नुस्खा जो कि सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप और छांव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की जाती डायरियां सभी कुछ गायब थी। कमरा यूं लगता था कि गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। सामने वाली दीवार पर जो तस्वीर पूरे 15,000 में लगवाई थी, वो जगह जगह से फट चुकी थी। बालाई मंजिल का ये वसी और अरीज लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया कि मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाली सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवाकर उस लाउंज में रखे थे। शायर बिरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड में आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है।
एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मयसर आ रही थी या फिर नहीं, मैं उसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं बोल सकता था ना मुझे वो देख सकती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर तक बातें करती रही। जो इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा था कि बच्चे इस मकान को फरोख्त करना चाहते हैं। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी, बच्चे बजिद थे कि हमारे पास रहेंगी। मेरी बीवी को मेरी ये नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी है। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था कि उसे एक छोटी आल्टो ही काफी होगी। इतने में मुलाजिम लॉन्च में दाखिल हुआ। ये नौजवान अब अधेड़ उम्र लग रहा था। मैं उसका लिबास देखकर ठिठक गया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से खरीदा था। अच्छा, तो मेरी बेशबहा मलबूसात मुलाजमों में तकसीम हो चुके थे। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गायब रहकर सब कुछ देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जाकर उनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा मरहूम यानी कि मेरा जिक्र आता, वो भी सरसरी सा। हाँ, जैनब और मेरी नवासी अक्सर नाना अब्बू का तस्करा करती। अम्मा, ये बांस की मेज कुर्सी नाना अब्बू लाए थे ना, जब मैं छोटी सी थी, इसे फेंकना नहीं। माँ ने जवाब दिया, जल्दी से कपड़े बदलकर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप कर देना। मैं शायरों अदीबों के इज्तिमात और नशिस्तों में गया, कहीं भी अपना जिक्र न सुना। वो जो हर बात पर मुझे जदीद गजल का ट्रेंड सेंटर कहा करते थे, जैसे भूल ही चुके थे। अब उनके मुलाजमों ने मेरी किताबें भी अलमारी से हटा दी थी। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। कब्र का बुरा हाल था, घास उगी थी, कतबा परिंदों की बीटों से अटा हुआ था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था, सर्रा बराबर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी तो हम बच्चे, पोते, नवासियां, पोतियां सब कुछ भूल चुके थे। अदबी हलकों के लिए मैं तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबरा रहा था, वहाँ नामों वाले पुराने बोर्ड भी हट चुके थे। दुनिया रवा दवा थी, कहीं भी मेरी जरूरत नहीं थी, घर में न बाहर। फिर तहजीबी, माशरती और इक्तिसादी तब्दीलियां तेजी से आ रही थी और आए जा रही थी। हवाई जहाजों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निजाम सिमटकर मोबाइल फोन के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल जानता ही नहीं था। फर्ज कीजिए मैं फरिश्तों से इल्तिमास करके दुनिया में नॉर्मल जिंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम नहीं कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी जिंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम्स थे जिनमें मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी। हो सकता है कि बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका, मैं तन्हा तो किसी बच्चे के पास रह लेती। 2 को अब कहाँ संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े बहुत बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाव के मराहिल तय कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट हो जाता, नए लिबास के पैबंद की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्ते से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी, मैं कब्र में वापस जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। उसकी बात बहुत मुख्तसर और जामे थी। हर इंसान यही समझता है कि उसके बाद जो खला पैदा होगा वो कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो कभी पैदा ही नहीं होता। हमारे दिमागों में भी यही सोच है कि ये घर, ये कारोबार, ये नौकरी, ये दुनिया की, ये घर की, बच्चों की जरूरतें और सारे कामकाज मेरी ही वजह से जारी हैं। अगर मैं न रहा तो दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। बस ए लोगो लौट आओ अपने रब की तरफ जो बेहद मेहरबान और रहीमो करीम है। जब एक फर्द इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो कयामत तक वापस किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। ये कहानी सिर्फ नसीहत और रुजू अल्लाह के तौर पर लिखी गई है, किसी हकीकी इंसान की आपबीती नहीं है। इसलिए इसको नसीहत हासिल करने की नीयत से सुनिए। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।